Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself Mohammad Azam Mukhtar from Education Department. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के बारे में। ये आज हमारा जो है वो 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के अपलोड कर चुके हैं और आज ये जो है वो इसका लास्ट लेक्चर है। इसमें जो है वो हम डिटेल से क्लासरूम मैनेजमेंट के बाकी जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, जो क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन का टॉपिक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन का चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे वो सिंध पब्लिक का हो, पंजाब पब्लिक का हो, केपीके गवर्नमेंट का हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का हो, आजाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, इसमें जो है वो पेडागोजी से रेलिवेंट जो भी टीचिंग की वैकेंसीज होती हैं उसमें पेडागोजी से रेलिवेंट एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर को देखने के बाद इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में, हम इसको डिस्कस करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट, फैक्टर्स क्या हैं दैट अफेक्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन, कौन से फैक्टर क्लासरूम की कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, बैरियर्स टू क्लासरूम कम्युनिकेशन, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो कि क्लासरूम की कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट इन डाइवर्स क्लासरूम, इसके अलावा बुलिंग क्या होती है, वायलेंस इन क्लासरूम, पेरेंट्स टीचर रिलेशनशिप, मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम डिसिप्लिन। तो हम इन चीजों को जो है वो डिटेल के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। क्लासरूम कम्युनिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मींस द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन। जब दो और दो से ज्यादा अशखास के दरमियान आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है तो इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जो है वो होते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान। टीचर जो है वो अपने आइडियाज को स्टूडेंट्स में डिलीवर करता है, स्टूडेंट जो है वो क्यूरीज करते हैं। तो ये जो है टू वे कम्युनिकेशन होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर, मेकिंग लर्निंग easier and more interesting. Classroom communication is a heart of teaching and learning process. जो classroom communication है ये teaching learning process का heart है। teaching learning process is a triangular process. तो ये teaching learning जो process होता है ये triangular process होता है जिसमें एक teacher है, एक student है और एक साइड पे content है। teacher क्या करता है, content को students में deliver करता है, student उससे relevant जो है वो question teacher से पूछते हैं। द कंटेंट, इसमें जो है वो मैंने आपको बताया कंटेंट शामिल है, टीचर शामिल है, स्टूडेंट शामिल है। द बाय डिडक्टिक ट्राइंगल, इसको जो है वो डिडक्टिक ट्राइंगल भी कहा जाता है और अक्सर पेपर में इसमें सवाल आ जाता है कि जो ट्राइंगुलर प्रोसेस होता है टीचिंग का उसमें कौन कौन शामिल है। तो उसमें टीचर शामिल है, उसमें स्टूडेंट शामिल है, उसमें कंटेंट जो है जिसको डिलीवर किया जाता है करिकुलम शामिल है। द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स, जो हैं इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिडक्टिक ट्राइंगल को जो है वो इन्वेंट किया था, जिनमें फेमस जो है वो एजुकेशनिस्ट जो है वो जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट शामिल हैं, जिनका दौर जो है वो 1776 से 1841 तक रहा। वर्बल कम्युनिकेशन पे बात कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? यूजिंग स्पोकन वर्ड्स टू शेयर आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शन। जब आप बोलकर, टीचर बोलकर इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करता है तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब टीचर ने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करता है। जब टीचर ने स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करना है तो वो बोलकर डिलीवर करेगा। टीचर एक्सप्लेन्स द साइंस टॉपिक इन सिंपल वर्ड्स सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड the लेक्चर इजीली। तो जो टीचर होता है वो किसी भी टॉपिक को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता है ताकि स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए से पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? शेयरिंग आइडियाज विदाउट स्पीकिंग। यहाँ पे आप जो है वो चीजों को बोल कर एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जेस्चर्स यूज करते हैं। उन जेस्चर्स के जरिए से अपनी जो है वो बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो बात कर रहा है तो टीचर की एक स्ट्रिक्ट लुक ही काफी होती है, वो बच्चा बोलना बंद कर देता है। इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं जिसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि
नॉन वर्बल क्लूज के जरिए से, जेस्चर्स के जरिए से, पोस्चर्स के जरिए से अपने आइडियाज को, अपनी बात को डिलीवर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज effective listening. Effective listening means carefully paying attention to the what students saying and understanding their ideas. It builds the trust and improves students relationship. तो effective listening से क्या होगा, जब आप students की queries को सुनेंगे, उसके according उनको आंसर करेंगे, तो इससे क्या होगा, effective listening होगी। स्टूडेंट जो है वो बेहतर तौर पर चीजों को सुनेंगे, तो जब बेहतर तौर पर सुनेंगे, बेहतर तौर पर चीजों को समझेंगे। As teacher listens patiently when student explain the problem in class. तो जब एक स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो टीचर जो है वो उसको पेशेंटली जो है वो उसकी प्रॉब्लम को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको गाइड करता है। क्वेश्चनिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चनिंग टेक्निक में क्या करते हैं, स्टूडेंट जो है, जब टीचर लेक्चर को डिलीवर कर देता है, स्टूडेंट उसको रिसीव कर लेता है उसके लेक्चर को, तो उसके बाद उनकी क्यूरीज होती हैं, जो चीजें उनको समझ नहीं आती वो टीचर से पूछते हैं। टीचर को चाहिए कि उनको एक्सप्लेन करे, तो उसको जो है वो क्वेश्चनिंग टेक्निक कहते हैं। क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है वो डेवलप करनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस आफ्टर लिसन चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। तो एक टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट की क्यूरीज का भी आंसर करे, और जब लेसन्स को उसने पढ़ा लिया है तो बच्चों से भी सवाल पूछे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही सवाल करते रहें। जब टीचर ने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया है तो वो भी टीचर जो है वो स्टूडेंट से अपने टॉपिक के बारे में पूछ सकता है। इसको हम असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, जिसको हम टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है कि ड्यूरिंग टीचिंग आप जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। इसमें डिफरेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है वो यूज की जा सकती हैं। फीडबैक टेक्निक मींस गिविंग स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर परफॉर्मेंस हेल्प टू इंप्रूव। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और करेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो फीडबैक टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को फीडबैक दी जाती है। टीचर टेल द स्टूडेंट हिज वर्क इज गुड एंड नीड्स बेटर हैंडराइटिंग। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बताता है कि आपका काम अच्छा है लेकिन आपकी हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसको फीडबैक किया जाता है ताकि वो उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ सके। The next one is building rapport. Building rapport means creating friendly and trusting relationship between teacher and student. तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होना चाहिए। ये कब होगा, जब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पोलाइटली डील करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उनको लर्निंग में एंगेज करेगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होगी। एम्पैथी इन कम्युनिकेशन। एम्पैथी इन कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, रिस्पॉन्डिंग विद केयर। तो इसमें क्या होता है, टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को, इमोशंस को अंडरस्टैंड करे और उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए किसी भी चीज का फैसला करे। टीचर कंफर्ट ए स्टूडेंट हु अपसेट ड्यू टू लो मार्क्स एंड इंकरेज हिम टू ट्राई अगेन। एक बच्चा है जो है उसके एग्जाम्स में कम मार्क्स आ गए हैं, वो बहुत परेशान है, स्ट्रेस का शिकार है, तो टीचर को चाहिए कि वो उसके पास जाए। ही मस्ट शोज एम्पैथी इन हिज कम्युनिकेशन। उसको चाहिए कि उस बच्चे को हौसला दे कि नेक्स्ट टाइम जो है वो तुम स्ट्रगल करोगे तो बेहतर जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकते हो। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्लासरूम की कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें लैंग्वेज का यूज जो है वो इसमें बहुत अफेक्ट करता है। टीचर स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, वेल कम्युनिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट। अगर एक टीचर जो है वो इंग्लिश का टीचर है, स्टूडेंट जो है वो रूरल एरिया से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, वो इंग्लिश में वीक हैं, और टीचर जो है वो तमाम का तमाम लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करके चला जाता है, स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को अपने लर्नर्स को देखते हुए अपने टीचिंग मेथड्स को, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो इसको समझ सकें। द नेक्स्ट वन इज teaching methods. The teacher affects how students understand the message. If a teacher only uses lecture without using examples, students may lose interest. अगर एक टीचर जो है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर देता है लेकिन जो है वो एग्जाम्पल्स के जरिए से और जो है वो एक्टिविटीज जो है वो अपने लेसन में इंक्लूड नहीं करता, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो लूज होता है और वो बेहतर तौर पर चीज़ों को समझ नहीं पाते। The next one is physical environment. Physical environment is really very important. Noise, poor lighting,
सिटिंग अरेंजमेंट कैन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। अगर आपकी क्लास में शोर है, लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो ठीक नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट या तो आपका यू शेप में होना चाहिए या सर्कल शेप में होना चाहिए या रोज में होना चाहिए, या आपको जो है वो पेयर की सूरत में स्टूडेंट्स को बिठाना चाहिए। तो जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट में ये तमाम चीजें जो है वो आ जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज टीचर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। टीचर एटीट्यूड इसमें बहुत जो है वो अफेक्ट करता है। ए काइंड एंड फ्रेंडली टीचर encourage communication while rude and strict teacher stop students from speaking। एक जो काइंड टीचर होता है वो बच्चों को बोलना सिखाता है, वो बच्चों को सामने लेकर आता है कि वो बोलें ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप हो। जबकि एक रूड टीचर होता है वो बच्चों को कहता है बैठ जाएं, मैंने पढ़ाना है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपने उसको सुनना है और वही काम करना है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते और जो है वो क्लासरूम में बैरियर आता है, बच्चा जो है वो स्ट्रेस का शिकार होता है, वो डर जाता है, वो बोलता नहीं है। तो इससे जो है वो कम्युनिकेशन पे अफेक्ट पड़ता है। The next one is student interest and intention. Students are not interested or paying attention, communication will fail even the teacher explain well। अगर एक टीचर बहुत अच्छा अपने लेक्चर को डिलीवर करता है लेकिन जो है उनकी कम्युनिकेशन नहीं है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक में, तो स्टूडेंट जो है वो उसको बेहतर तौर पर नहीं समझ पाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन जो है वो आगे मूव नहीं करेगी। स्टूडेंट थिंकिंग अबाउट गेम्स ड्यूरिंग द क्लास में मिस व्हाट द टीचर सेइंग। अगर बच्चा जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर रहा है, उसको गेम्स के बारे में सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैंने रिसेस के टाइम जो है वो फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो वो अपनी स्टडी के बारे में फोकस नहीं कर पाएगा, वो नहीं फोकस कर पाएगा कि उसका टीचर उसको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बैरियर्स टू क्लासरूम कम्युनिकेशन। कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन में फेस करना पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल्चरल एंड इमोशनल डिफरेंसेस। तो सकाफत का फ़र्क होता है, इमोशनली जो है वो बच्चे डिफरेंट होते हैं। ए स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरियाज में हेजिटेट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ सिटी क्लासमेट्स। तो एक ऐसा क्लासरूम जिसमें रूरल से भी स्टूडेंट्स आते हैं और अर्बन एरिया से भी आते हैं, जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलते। तो ये एक जो है वो बैरियर है इसमें। द नेक्स्ट वन इज नॉइज एंड फिजिकल बैरियर्स। तो इसमें जो है वो शोर शामिल है, बैड सिटिंग जो है वो, पुअर लाइटनिंग। इससे क्या होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो स्टूडेंट सिटिंग इन ए बैक कैन नॉट हियर द क्लियरली बिकॉज अदर क्लास आर मेकिंग नॉइज। तो आगे वाले बच्चे जो है वो शोर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो बैक बेंचर्स हैं वो चीज़ों को बेहतर तौर पर समझ नहीं पाएंगे। तो जो है अगर क्लासरूम में शोर होगा। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इंटरेस्ट और अटेंशन। अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा, तो इससे भी क्लासरूम में जो है वो कम्युनिकेशन को उसमें बैरियर आएगा, उसमें रुकावट आएगी। टीचर नेगेटिव एटीट्यूड। टीचर इज रूड इग्नोर द स्टूडेंट। अगर टीचर जो है वो रूड होता है, स्टूडेंट से जो है वो हर वक्त सख्ती से बात करता है, तो इससे भी जो है वो क्लासरूम की कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा, क्लासरूम की कम्युनिकेशन जो है वो उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकेगा। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज बैरियर। तो ये जो है वो जुबान की वजह से रुकावट आती है। जैसे स्टूडेंट टीचर्स डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज प्रॉपरली, कम्युनिकेशन विल फेल। अगर बच्चे जो है वो टीचर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उससे क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर आएगा। टीचर एक्सप्लेन इन इंग्लिश बट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड उर्दू, दे कैन नॉट फॉलो द लेसन वेल। एक स्टूडेंट्स जो है जो कि क्लासरूम में मौजूद हैं, वो उर्दू में चीज़ों को समझते हैं लेकिन टीचर ने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर है। The fourth one is classroom management in diverse classroom. Diverse classroom में individual differences हैं। Student in classroom are different in ability। Students जो है वो different abilities के होते हैं, different speeds होती हैं, उनके different interest होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर जो है वो उनको टास्क देते हैं, उनको डील करते हैं। रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस इंप्रूव द लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। आप एग्जांपल ले लें, टीचर गिव एक्स्ट्रा हेल्प टू वीक स्टूडेंट। टीचर क्या करता है, एक्स्ट्रा हेल्प देता है जो कि वीक स्टूडेंट होते हैं, व्हाइल गिविंग चैलेंजिंग टास्क टू फास्ट लर्नर। ऐसे लर्नर्स जो चीज़ों को बेहतर तौर पर जल्दी से समझ जाते हैं, उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको ईजी क्वेश्चन दिए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज
कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है? स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जैसे रूरल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तान में पंजाबी बोलते हैं, जबकि जो सिटी से आने वाले अर्बन एरिया से स्टूडेंट्स वो उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड कल्चर्स एंड ट्रीट एवरी स्टूडेंट्स इक्वली। तो टीचर को चाहिए ऐसा ना हो कि वो जो रूरल एरिया से स्टूडेंट आए हैं उनके साथ बिहेवियर उसका कुछ और हो, जो अर्बन एरिया से आए हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर द होल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स ड्यूरिंग द लेसन। एक टीचर क्या करता है? एग्जाम्पल्स जो है वो लेता है टीचर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए फ्रॉम डिफरेंट कल्चर ड्यूरिंग लेसन, जब वो लेसन जो है वो पढ़ा रहा होता है। जेंडर डिफरेंसेस, जिन्स का फर्क है। जेंडर डिफरेंसेस मींस बॉयज एंड गर्ल्स मे हैव डिफरेंट लर्निंग नीड्स एंड बिहेवियर। टीचर मस्ट ट्रीट बोथ इक्वली एंड फेयरली। तो टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि मेल जो है वो टीचर है वो गर्ल्स को ज्यादा फोकस दे रहा है, बॉयज को नहीं दे रहा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तमाम जो है वो बोथ जेंडर्स जो है वो उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो उनके लिए, ताकि जो है वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन इक्वल चांसेस टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। चाहे वो क्लासरूम की एक्टिविटीज हैं, क्लासरूम में काम करवाया जा रहा है, चाहे वो आउटसाइड द क्लासरूम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो बॉयज हों चाहे वो गर्ल्स हों। यूजुअली होता है ऐसे ये है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसमें बॉयज को ज्यादा मौका दिया जाता है, जबकि गर्ल्स को जो है वो कम मौका दिया जाता है। तो दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा जो है वो क्लासरूम होता है जिसमें जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली जो है वो एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। इसमें लर्निंग जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं। जब आप इसकी एग्जांपल ले लें, सिटिंग हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स वेयर दे कैन सी द टीचर क्लियरली। तो एक हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है जिसको जो है वो सुनने में मुश्किल होती है, तो टीचर को क्या चाहिए? टीचर को चाहिए कि उसको वहां बिठाए जहां से वो जो है वो व्हाइट बोर्ड को इजीली देख सके, क्योंकि उसको सुनने में प्रॉब्लम होती है तो वो देख के एटलीस्ट चीजों को कर सके। गिव्स एक्स्ट्रा टाइम टू स्लो लर्नर्स। और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, काम को देर से करते हैं, समझते हैं, तो टीचर को चाहिए कि उनको एक्स्ट्रा जो है वो टाइम दे। द नेक्स्ट वन इज स्पेशल नीड्स स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाती है। वो फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनसे लिखा नहीं जाता, तो टीचर क्या करता है? उनको फिजिकली जो है वो हेल्प देता है, उनको हाथ पकड़ के लिखना सिखाता है। टीचर शुड बी पेशेंट एंड सपोर्टिव विद देम। स्पेशल अटेंशन में बी गिवन टू लर्न बेटर, ताकि वो बेहतर तौर पर चीजों को सीख सकें। एग्जाम्पल आप ले लें, टीचर गिव्स एक्स्ट्रा टाइम टू द स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग। एक स्टूडेंट जिसको रीडिंग में डिफिकल्टी होती है तो टीचर क्या करता है? उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है, उसको दोबारा से पढ़ाता है। मल्टी ग्रेड क्लासरूम। मल्टी ग्रेड क्लासरूम में क्या क्या होता है? डिफरेंट क्लासेस होती हैं, एक टीचर होता है, एक टीचर है वो 2, 3, 4 क्लास को पढ़ा रहा है। तो मल्टी जो है वो क्लासेस हैं, मल्टी ग्रेड इसको टीचिंग कहते हैं। तो टीचर क्या करेगा? फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स वो करवाना चाह रहा है तो उसको जो है वो स्टूडेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो उनको डील करना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है मल्टी ग्रेड टीचिंग को एक टीचर के लिए डील करना। तो इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल वो मैथमेटिक्स के प्लस के क्वेश्चन जो है वो करवाना चाह रहा है, तो उसको चाहिए कि जो 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो इजी क्वेश्चंस हों, जो 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके मॉडरेट लेवल के जो है वो सम के क्वेश्चन हों, और अगर हम 4th क्लास की बात करें तो चैलेंजिंग जो है वो क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लासरूम को प्लान किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज लार्ज क्लासरूम मैनेजमेंट। लार्ज क्लासरूम, एक क्लासरूम जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हैंडलिंग ए बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, क्लियर रूल्स एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। तो इसके लिए जो है वो डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो टीचर को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स को डिवाइड करे डिफरेंट ग्रुप्स में और एक्टिविटीज के जरिए से जो है वो उनको पढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर जो है वो 5 के जो है वो 10 ग्रुप्स जो है वो
बना सकता है। तो इससे क्या होगा कि हर ग्रुप में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा जो कि उनको एक्टिविटीज भी करवा सकता है, जो उनको पढ़ा भी सकता है, और टीचर जो है वो तमाम 10 ग्रुप्स को मॉनिटर करेगा, तो टीचर के लिए आसान हो जाएगा उनको पढ़ाना। नेक्स्ट वन इज बुलिंग एंड वायलेंस इन द क्लासरूम। मींस बुलिंग, बुलिंग क्या होती है? बुलिंग का मतलब होता है गुंडागर्दी करना, गुंडागर्दी। बुलिंग मीन्स हर्टिंग, थ्रेटिंग, टीजिंग समवन रिपीटेडली। यहाँ पे जो है वो किसी स्टूडेंट को हर्ट किया जाता है, उसको जो है वो थ्रेट किया जाता है, उसको तंग किया जाता है रिपीटेडली। इट में भी फिजिकल, ये फिजिकल भी हो सकती है, अल्फाज के जरिए से भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकती है। इट क्रिएट्स फियर डिस्कम्फर्ट इन स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टीजिंग अनदर स्टूडेंट डेली इज बुलिंग। एक स्टूडेंट, जैसे अक्सर ये बुलिंग तब होती है जब एक नया स्टूडेंट स्कूल में आता है, तो जो पुराने क्लासमेट्स होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, वो उसको तंग करते हैं, तो इसको जो है वो बुलिंग कहते हैं। बुलिंग में जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो फिजिकल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, साइबर भी हो सकती है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा है, उसको जो है वो चोट पहुंचाई है, तो ये फिजिकल जो है वो बुलिंग में आ जाएगा। अगर उसको गाली दी है, उसको गलत अलकाब से पुकारा है, तो ये वर्बल बुलिंग में आ जाएगा। और अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल में जो है वो अगर उसके खिलाफ जो है वो रोमर स्प्रेड किए जाए, उसका उल्टा नाम ले लिया और वो उसको खिलाया, तो इससे क्या होगा? ये सोशल बुलिंग होगी। और अगर उसको इंटरनेट के जरिए से जो है वो व्हाट्सएप के जरिए से कुछ धमकी अमेज मैसेज सेंड करता है, तो वो साइबर बुलिंग में जो है वो आ जाएगी। ईच टाइप हार्म द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट वे। तो तमाम जो इसकी टाइप्स हैं बुलिंग की, इससे क्या होता है? स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसको जो है वो कंट्रोल किया जाना चाहिए। एंटी बुलिंग प्रोग्राम जो है वो स्कूल में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए टीचर्स को, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। काजेज ऑफ बुलिंग, बुलिंग्स की जो है वो काजेज क्या है? पुअर अपब्रिंगिंग, लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं होगा, पीयर का प्रेशर होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एक दूसरे को तंग करेंगे। तो ये बुलिंग्स की जो है वो काजेज हैं, इसकी वजूहात हैं। अगर हम इसके इफेक्ट्स पे बात कर लें, बुलिंग अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। इससे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो है वो कम होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो है वो कमी आती है, विक्टिम्स में फियर और सैडनेस। तो जो विक्टिम्स होते हैं वो जो है वो डर का शिकार हो जाते हैं, सैडनेस का शिकार हो जाते हैं, अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते। इट क्रिएट्स नेगेटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। आप एग्जांपल ले लें, बुलिड स्टूडेंट में अवॉइड कमिंग टू द स्कूल। जब एक बच्चे को कंटिन्यूसली, रेगुलरली, रिपीटेडली बाकी बच्चे तंग करेंगे, तो वो जो है वो स्कूल आना ही छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा? स्कूल का ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एंटी बुलिंग प्रोग्राम जो है वो अरेंज करने चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी बुलिंग प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए। तो इसमें जो है वो क्या किया जा सकता है? स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस सेशन कर सकते हैं, ताकि इसको जो है वो बुलिंग को कंट्रोल किया जा सके। The next one is parent teacher relationship for classroom management। क्लासरूम को मैनेज करने के लिए टीचर और पेरेंट्स की रिलेशनशिप जो है वो बहुत जरूरी है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स को चाहिए कि वो गाहे बगाहे टीचर से मिलते रहें, अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पूछें। उसके अलावा जो है पेरेंट्स को चाहिए कि डिफरेंट जो मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, टीचर जो है वो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे बच्चों के जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उनकी वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं। तो उन मीटिंग्स को टीचर्स को चाहे पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन मीटिंग्स को अटेंड करें, उनमें जाकर देखें कि उनके बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। इससे क्या होगा? उनके बच्चों की जो है वो उनको कंडीशन का पता चलेगा कि वो कहाँ फॉल कर रहे हैं, कहाँ जो है वो उनको हेल्प की जरूरत है। कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, तो टीचर्स को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करें, राब्ते में रहें। अगर कोई बच्चा जो है वो मिसबिहेव करता है और उस बिहेव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो प्रिंसिपल को बताया जाए। प्रिंसिपल भी इसको नहीं कर पा रहे, तो उनको चाहिए कि पेरेंट्स को जो है वो इसमें इन्वॉल्व करें, बच्चों की स्टडी के हवाले से, बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ों में टीचर की जो है वो टीचर की स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट जो है वो, इन तीनों की, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को जो है वो लर्निंग की तरफ लाया जा सके। द नेक्स्ट वन इज
होम स्कूल कोलैबोरेशन। होम स्कूल कोलैबोरेशन मींस वर्किंग टुगेदर फॉर स्टूडेंट सक्सेस, ताकि बच्चों की कामयाबी के ऊपर बात की जा सके। पेरेंट्स से टीचर सपोर्ट लर्निंग एंड होम स्कूल improves academic results. For example, teachers, parents helps the students revise lessons taught in the class. पेरेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि जो क्लासरूम में लेसन पढ़ाया गया है उसको जो है वो दोबारा से पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा जो है वो दोबारा से इसको क्लासरूम में परफॉर्म कर सके। या जो है वो डिफरेंट एकेडमीज में बच्चा जाता है, या टीचर जो है वो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को असिस्ट करते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट, पर टीचर का पेरेंट्स का बहुत रोल है क्लासरूम मैनेजमेंट में। अगर जो है वो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चे की स्टडी में, तो इससे क्या होता है, क्लासरूम मैनेज रहता है, बच्चा जो है वो सही परफॉर्म करता है। पेरेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन, दे टीच मैनर्स, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स अपना रोल अदा करते हैं, टीचर अपना रोल अदा करते हैं। अगर जो है वो बच्चा मिसबिहेव करता है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, पेरेंट्स उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये भी आपके टीचर हैं, ये भी आपके पेरेंट्स की तरह हैं, आपने इनकी रिस्पेक्ट करनी है, और जो भी ये टास्क दें उसको रिस्पॉन्सिबली जो है वो आपने करना है। द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न ट्रेंड्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट। ऐसे कौन से मॉडर्न ट्रेंड्स हैं जिनको क्लासरूम में मैनेज किया जा रहा है? सबसे पहले है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है? थिंकिंग अबाउट योर ओन टीचिंग। एक टीचर जो है वो पढ़ाने का उसका अपना स्टाइल होता है, तो टीचर को चाहिए कि जब वो पढ़ाए उसके बाद अपने टीचिंग मेथड को देखे कि इसमें कौन कौन सी जो है वो तब्दीली की जानी चाहिए, उसमें जो है वो क्या इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए, ताकि उसके स्टूडेंट जो है वो बेहतर तौर पर चीज़ों को सीख सकें और वो अपने टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव कर सके। आया कि उसको लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए, स्टूडेंट लेक्चर मेथड से अगर सीखते हैं तो लेक्चर मेथड से उसको पढ़ाए। अगर जो है वो एक्टिविटीज के जरिए से सीखते हैं तो उसको भी इंक्लूड करें। अगर डिस्कशन करना पसंद करते हैं तो डिस्कशन को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो टीचर को रिफ्लेक्टिव टीचर होना चाहिए। The next one is emotional intelligence. Emotional intelligence means understanding and managing emotions of self students. It helps the teachers handle classroom situation calmly. It improves relationship. तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर कामली हैंडल ए एंग्री स्टूडेंट। एक जो स्टूडेंट है वो बहुत गुस्सा है किसी वजह से, शायद उसका झगड़ा हो गया दूसरे स्टूडेंट के साथ, तो एक टीचर को चाहिए कि वो उसको इमोशनली जो है वो उसको हैंडल करे, उसको जो है वो प्यार से डील करे, उससे उसकी बात सुने और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका हल तलाश करे, बजाय ये कि उसको पनिशमेंट दी जाए। The next one is restorative discipline is about focusing on solving problem by understanding mistakes and repairing relationship. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के आपस में जो है वो मसाइल्स हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उनको रिजॉल्व करवाया जाता है, उनकी जो है वो रिलेशनशिप को रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स अपोलोजाइज टू फिक्स डैमेज आफ्टर ए कंफ्लिक्ट। दो बच्चे हैं आपस में लड़ पड़े हैं किसी बात पे, तो उनके जो है वो सुलह करवाई जाती है, उनके कंफ्लिक्ट को, उनके झगड़े को खत्म किया जाता है। दिस इज आल्सो मॉडर्न ट्रेंड इन क्लासरूम मैनेजमेंट। डिजिटल क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है? डिजिटल क्लासरूम मैनेजमेंट ये है कि डिजिटल क्लासरूम में हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, हम प्रोजेक्टर को यूज करते हैं, हम टैब्स को यूज करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं, यूट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपने कोई वीडियो दिखानी होती है, फॉर एग्जांपल आपने मैप के बारे में बताना है, आपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताना है, तो आप उसकी एक वीडियो जो है वो वहां से देख के बता सकते हैं। तो डिजिटली जो है वो चीजों को यूज किया जाता है, मोबाइल्स का यूज किया जाता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ताकि बच्चे जो है वो डिजिटली जो है वो चीजों को सीख सके। एक टीचर यूजेस गूगल क्लासरूम फॉर असाइनमेंट। तो एक टीचर जो है वो गूगल क्लासरूम जो है वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है फॉर असाइनमेंट के लिए। ऑनलाइन क्लासरूम डिसिप्लिन। Online classroom discipline means managing students' behavior. Virtual classes, it includes rules for online participation and behavior. It ensures online learning. तो इसमें ऑनलाइन लर्निंग के जरिए से जो है वो क्लासरूम को कंट्रोल किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। दिस इज आल्सो मॉडर्न ट्रेंड्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट। The next one is student well-being and mental health. Student well-being means supporting students physically, mentally health,
टीचर रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, फॉर एग्जाम्पल टीचर इंकरेजेस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्जाम स्ट्रेस। तो एक टीचर क्या करता है, अक्सर ऐसे होता है कि जैसे ही पेपर नजदीक आते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो टीचर जो है वो उन बच्चों के पास जाता है, उनको इमोशनली गाइड करता है कि पेपर्स जो है वो एग्जाम्स आते जाते रहते हैं, आपने जितनी कोशिश की है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को हल करें, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करें ताकि आप ज्यादा जो है वो इंप्रूव कर सकें। द नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम इन क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम को मैनेज करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम जो है वो भरे होते हैं। एक टीचर के लिए जो है वो अमूमन जो है वो 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए ताकि वो हर स्टूडेंट की क्यूरीज का आंसर कर सके, उनके होमवर्क को चेक कर सके, उनको एक्टिविटीज करवा सके। लेकिन अगर क्लासरूम जो है वो बहुत ज्यादा है, मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, तो क्लासरूम को मैनेज करने में मुश्किल होती है। तो इसलिए जो है वो क्लासरूम की स्ट्रेंथ को कम होना चाहिए। लेकिन अगर क्लासरूम ज्यादा होते हैं तो एक टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंट ग्रुप्स बना ले और उसके जरिए से बच्चों को पढ़ाए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी है, बुक्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, टैब्स नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, प्रोजेक्टर्स नहीं है, टीचिंग मटेरियल्स की कमी है, व्हाइट बोर्ड्स नहीं है, ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, बोर्ड मार्कर्स नहीं है। चीजों की जब कमी होगी, रिसोर्सेज की कमी होगी, तो इससे भी क्लासरूम को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट एब्सेंटिज्म। जब बच्चे स्कूल हाजिर नहीं होंगे, बच्चे जो है वो बार बार छुट्टी करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट क्लासरूम में नहीं आएंगे, टीचर जो है वो प्रॉपरली जो है वो अगर पढ़ाता रहेगा तो उनकी एब्सेंटिज्म की वजह से वो बच्चे उन टॉपिक को नहीं सीख पाएंगे और दोबारा से जो है वो टीचर उसको नहीं मैनेज कर पाएगा। क्योंकि अगर एक दिन एक बच्चा एब्सेंट है तो दूसरे दिन दूसरा एब्सेंट होता है, तो स्टूडेंट की एब्सेंटिज्म की वजह से जो है वो क्लासरूम को मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है। The next one is low motivation. Low motivation means students are not interested in learning. Students जो है वो learning में interested नहीं है. It leads to poor performance. और इनकी जो है वो performance जो है वो खराब हो रही है. Teacher must encourage the student. Teacher को चाहिए कि वो students को encourage करें. Students do not complete the work due to lack of interest. तो यहाँ पे क्या होता है कि students अपना काम complete नहीं करते इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो एक टीचर को चाहिए कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहा हो, टीचिंग मेथड को यूज कर रहा हो, तो टीचिंग मेथड को चूज करते हुए बहुत उसको ध्यान रखना चाहिए कि उनके स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड को अरेंज करे, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करे, उसमें क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज कर सकता है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज कर सकता है और जो है वो डिस्कशन जो है वो इंक्लूड कर सकता है। The next one is disruptive behavior. Disruptive behavior means action disturb the teaching such as talking, fighting. It affects the classroom. तो जब क्लासरूम में लड़ाई झगड़ा होगा तो ये भी क्लासरूम को मैनेज करने में मुश्किल होती है। टीचर स्ट्रेस एंड बर्नआउट, तो समटाइम ये होता है टीचर जो है वो गुस्से में होता है, तो इसमें जो है वो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से टीचर जो है वो परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो इससे भी जो है वो क्लासरूम को मैनेज करने में बहुत मुश्किलात होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में जो है वो पुअर स्कूल मैनेजमेंट शामिल है। अदारे का जो हेड है, हेड टीचर है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, वो उसको सही से मैनेज नहीं कर रहा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, टीचर स्टूडेंट प्रिंसिपल की कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इट अफेक्ट्स द डिसिप्लिन एंड टीचिंग क्वालिटी, इट क्रिएट कंफ्यूजन इन स्कूल। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो आप इसकी एग्जांपल ले लें, डिले इन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज अफेक्ट द क्लासरूम लर्निंग। तो जब आप रिसोर्सेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिसोर्सेज क्लासरूम में प्रोवाइड नहीं करेगी, व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, डेस्क नहीं होगे, बच्चे कहाँ बैठेंगे, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, क्लासरूम में जो है वो cleanliness नहीं है, this is the responsibility of administration to provide a clean, well ventilated, airy and all the necessary equipments to the teacher so that he can teach the students properly। तो जब ये नहीं होगा तो उससे जो है वो क्लासरूम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे क्लासरूम को मैनेज करने में। अब हम बात करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में। क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में क्या फर्क है? क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, दिस इज द ब्रॉडर टर्म देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को क्लासरूम मैनेजमेंट में हम स्टडी करते हैं। डिसिप्लिन
इज अ लेसर टर्म, ये ब्रॉडर टर्म है और जो है वो इसको इसी में स्टडी किया जाता है क्लासरूम डिसिप्लिन को। अब हम मीनिंग पे बात कर लेते हैं। क्लासरूम मीनिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम टीचिंग एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट्स रिसोर्स इफेक्टिवली। तो यहाँ पे जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, हम प्रॉपर जो है वो इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को यूज करते हैं, टीचिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, ताकि जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जा सके। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मैनेज द क्लासरूम। देन अब हम बात करते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है ऑर्डर क्रिएट करना और उस रूटीन बना देना और उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो बिहेवियर जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसको हम जो है वो क्लासरूम डिसिप्लिन में स्टडी करते हैं। मेन फोकस क्या है जी क्लासरूम मैनेजमेंट का? फोकस इज अफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। अफेक्टिव टीचिंग हो, इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? जब अफेक्टिव टीचिंग मेथड को यूज किया गया है। मतलब स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए, उनके ग्रेड को देखते हुए जब हम टीचिंग मेथड को यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक इफेक्टिव वे में जाएगा। मेन फोकस, अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो इसका मेन फोकस बिहेवियर के साथ होता है कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट्स को ओबीडियंस होना चाहिए जो भी रूल्स जो है वो क्लासरूम्स में बनाए गए हैं। The next one is purpose. क्लासरूम मैनेजमेंट का पर्पस है पॉजिटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की तो इसमें जो है वो एक ऑर्डर होना चाहिए, रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो टीचर की रिस्पेक्ट करें, टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करें, ताकि क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। अगर हम स्कोप की बात करें तो ये ब्रॉडर टर्म है और जो है क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो ये नैरो टर्म है, और क्लासरूम डिसिप्लिन को क्लासरूम मैनेजमेंट में ही हम डिस्कस करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द क्लासरूम डिसिप्लिन। टीचर के रोल की बात करें तो टीचर जो है वो यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट में एक मैनेजर के तौर पे काम करता है, गाइड होता है स्टूडेंट्स के लिए, फैसिलिटेटर होता है। जो भी एक्टिविटीज, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं टीचर जो है वो उसको फैसिलिटेट करता है। जबकि अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे टीचर जो है वो एक अथॉरिटी फिगर होता है जो कि रूल्स को, डिसिप्लिन को लागू करता है। मेन जो क्लासरूम डिसिप्लिन का मकसद ही डिसिप्लिन के साथ है, सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना। जबकि क्लासरूम मैनेजमेंट में जो है वो डिसिप्लिन भी आ जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आ जाएगा, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इट इनकरेज, जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है उसकी वो ज्यादा इनकरेज करती है ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें लर्निंग एक्टिविटीज में। जबकि अगर हम बात करते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन की तो इसमें जो है वो फोकस होता है कि स्टूडेंट रूल्स को फॉलो करें। डिफरेंट रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे ही क्लास जो है वो स्टार्ट होगी, स्टूडेंट जो है वो अपने सीट्स पे बैठ जाएंगे, टीचर को अपना काम चेक करवाएंगे, लाइनों की सूरत में आएंगे, अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं तो वो हैंड रेज करेंगे। ये क्लासरूम के रूल्स होते हैं और इसको जो है वो क्लासरूम डिसिप्लिन में जो है वो देखा जाता है। और अगर क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्लासरूम में मैनेजमेंट भी खराब हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज नेचर। अब हम इसकी नेचर पे बात कर लेते हैं। ये प्रिवेंटिव है, सपोर्टिव है, और अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की तो ये करेक्टिव है और कंट्रोलिंग है। तो इसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो है वो उसको जो है वो करेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये इनकी नेचर में जो है वो डिफरेंस है। The next one is teaching techniques use. It uses lesson planning, motivation, communication and classroom organization. अगर हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की तो इसमें जो है वो हम लेसन प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन की, इसमें रूल्स, रिवार्ड्स, वार्निंग और पनिशमेंट जो है वो दी जाती है ताकि बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, और अगर जो है वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है तो उसको वार्निंग दी जाती है या उसको पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। गोल क्या है जी क्लासरूम मैनेजमेंट का? गोल्स इफेक्टिव लर्निंग एंड क्लासरूम सक्सेस।
लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, मेंटेन जो है वो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम इज द मेन गोल एंड फोकस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लासरूम डिसिप्लिन, दिस इज टोटली रिलेटेड विद मेंटेनिंग पीस एंड डिसिप्लिन इन द क्लासरूम. डिसिप्लिन का मकसद ये है कि क्लासरूम में अमन जो है वो पीस कायम किया जा सके, डिसिप्लिन कायम किया जा सके. अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, टीचर अरेंजेस ग्रुप एक्टिविटीज एंड मैनेज क्लास टाइम प्रॉपर्ली. तो इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज को मैनेज करता है और टाइम पर जो है वो इन चीजों को देखता है. अगर हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो इसमें जो है वो इंस्ट्रक्शन को मैनेज किया जाता है, रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, डिसिप्लिन को मैनेज किया जाता है. ये तमाम चीजों को जो है वो हम क्लासरूम मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं. द टीचर स्टॉप द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग नॉइज एंड इंश्योर्स रूल फॉलोइंग. लेकिन डिसिप्लिन का ताल्लुक ज्यादातर डिसिप्लिन के साथ ही है कि बच्चे जो है वो क्लासरूम में शोर ना करें, एक जो है वो जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो रूटीन्स बनाई गई हैं, उनको जो है वो फॉलो करते हुए अपना काम बेहतर तौर पर कर सकें. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट का 4th लेक्चर. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें. बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा. और इस हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.